तो यहाँ पे डायग्राम देख के ही हमको पता चल रहा है कि C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। पता चल रहा है ना डायग्राम से? हेलो, डायग्राम से पता चल रहा है ना यहाँ पे? सिंस C1 upon C2 is equals to C3 upon C4, this implies that potential of B is equals to potential of D। ये दोनों पॉइंट की पोटेंशियल सेम है। So this implies that capacitor C5 does not charge, does not charge। और अगर कोई कैपेसिटर किसी सर्किट में चार्ज नहीं हो रहा है तो उसको क्या कर दो, उसको बोझ बनाने की जरूरत नहीं है, उसको निकाल के फेंक दो भाई, है ना। कोई कैपेसिटर अगर किसी सर्किट में चार्ज नहीं हो रहा है तो उसको निकाल दो, उसको बोझ बनाने की जरूरत नहीं है। तो C5 कैपेसिटर हियर डज नॉट गेट चार्ज। और अगर C5 चार्ज नहीं होगा तो ये सर्किट को हम लोग दोबारा इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं हम इस सर्किट को दोबारा। समझ गया बेटा? इट इज ऑफ 20 वोल्ट, इट इज C1, ठीक है। ये C1, C2, C3 एंड C4। ये टर्मिनल A, यहाँ पे है B, ये है C और ये है D। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट यहाँ तक? हेलो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? तो ये कैपेसिटर अगर चार्ज नहीं होगा तो इसको सर्किट से बाहर निकाल दो, सर्किट को आप दोबारा इस तरह से रीड्रॉ कर दो, ठीक है। दिस सर्किट इज रीड्रॉन लाइक दैट। अब इसमें ये दो ऊपर के कैसे हो गए, यहाँ पे सीरीज में हो गए कि नहीं, और ये नीचे के दो कैसे हो गए यहाँ पे सीरीज में। इसको आपने ले लिया CS1 और इसको आपने क्या ले लिया यहाँ पे CS2, और फिर इसके बाद में आप इसको चाहो तो एक सिंगल CS1 और ये दूसरा वाला हो गया यहाँ पे CS2 से रिप्लेस कर देंगे हम लोग, एंड नाउ देयर इज अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। अब फाइनली ये दोनों कैसे हो गए यहाँ पे पैरेलल, ठीक है। ये फाइनली दोनों अभी पैरेलल हो गए। तो ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। तो अभी यहाँ पे आगे हम लोग अगर सॉल्व कर ले, व्हाट इज CS1, CS1 किसके बराबर आ जाएगा? अगर सिर्फ दो कैपेसिटर लगे होते हैं तो उसको सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1 upon CS1 is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2। It is 1 by 3 plus 1 upon 6। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 3 by 6 and it is 1 by 2। एंड ऐसे 1 upon CS2 अगर देखोगे तो 1 upon C3 plus 1 upon C4, 1 upon 9 plus 1 upon 18, and the answer will be LCM आ जाएगा 18 और यहाँ पे होगा 2 और 1 3 एंड आंसर विल बी 1 upon 6। तो CS1 कितना आ गया? इट इज 2 माइक्रोफैरेड एंड इट इज 6 माइक्रोफैरेड। So what is the overall capacity? इन दोनों की ओवरऑल कैपेसिटी कितनी हो गई अभी यहाँ पे? ये दोनों कैसे मिल गए अभी? ये दोनों कैसे हो गए यहाँ पे? So what is overall capacity? So C equivalent across A and B will be CS1 plus CS2। It is 2 microfarad plus 6 microfarad, and net capacity across these two terminal या A और B के across में net capacity कितनी आ गई? 8 माइक्रोफैरेड आ गई। ये समझ गया बेटा? पूरा कैलकुलेशन समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हाँ, नो। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। कोई डाउट है क्या? देखो बोर्ड पे, देखो पूरा कैलकुलेशन, देखो बोर्ड पे क्या क्या किया हूं मैंने, बोर्ड पे पूरा कैलकुलेशन। तो नाउ अगले पेज पे आते हैं। अभी चार्ज निकालना था, तो चार्ज निकालने के लिए अभी यहाँ तक तो हो गया भाई, इक्विवेलेंट हमने निकाल लिए। मैं ये वाला क्वेश्चन के सर्किट को हटा देता हूँ अभी, है ना। C5 आपका चार्ज नहीं होगा तो उसकी जरूरत नहीं है।
लेकिन अब क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना है हमको, क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना है, ध्यान देना। ये इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, ये भी हटा दिया मैंने। अभी देखो, अगर यहां से चार्ज जाता है, अब रिवर्स ऑर्डर में मतलब यहां से वापस सॉल्व करना चालू करना है। यहां से बैटरी से अगर चार्ज Q आया तो ऊपर चला जाएगा Q1 और नीचे कितना जाएगा Q2, बराबर है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है दोनों के अक्रॉस में, CS1 के अक्रॉस में ये भी रहेगी, कितने वोल्ट की पोटेंशियल रहेगी, 20 वोल्ट की। तो इससे क्या निकल जाएगा बेटा, Q1 निकल जाएगा। Q1 की वैल्यू CS1 इंटू V, और CS1 है 2 माइक्रोफैरेड इंटू 20 वोल्ट, तो सॉल्व करने पे आ गया 40 माइक्रोकूलम। सिमिलरली अभी Q2 आप निकाल लो, तो Q2 की वैल्यू क्या जाएगी, CS2 इंटू V, and it is 6 microfarad into 20 volt. So after solving it is 120 microcoulomb. तो ये CS1 में और CS2 में कितना चार्ज आएगा ये निकाल दिया आपने। लेकिन CS1 किससे मिलकर बना है, CS1 किससे मिलकर बना है, देखो जरा, CS1 किससे मिलकर बना है, C1 और C2। C1 और C2। तो C1 और C2 पे चार्ज कैसा रहेगा अभी, C1 और C2 पे पॉजिटिव चार्ज सेम रहेगा ना, इस पे भी Q1 और इस पे भी Q1, और इस पे चार्ज कितना रहेगा Q2 और इस पे भी कितना रहेगा Q2। हाँ, इन पे पोटेंशियल अगर चाहिए तो यहाँ पे रहेगा V1, यहाँ पे रहेगा V2, और इस पे पोटेंशियल V3, और इस पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, V4 हो जाएगी, बराबर है। इस पे जो पोटेंशियल आएगी ये मान लो V3, और इस पे पोटेंशियल होगी मान लो V4। हाँ, दोनों का सम V3 प्लस V4 का सम 20 आएगा, ठीक है, समझ गया। ये C3 है और ये C4 लगा हुआ है। तो अगर अब आपको V1 निकालना, देखो ये जो Q1 चार्ज है ना ये दोनों में सेम रहेगा, और ये जो Q2 चार्ज है ये दोनों में सेम रहेगा। बात समझ गए। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछना, यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछो। इस स्टेप पे रिवर्स ऑर्डर पे जाके कैलकुलेट कर रहा है, हर एक चीज कैलकुलेट होते जा रही है। चार्ज निकाल लिए, ये Q1 समझ में आ गया, इसमें क्यों Q1 रहेगा और इसमें क्यों Q2 रहेगा। हेलो, इसमें क्यों Q1 रहेगा और इसमें क्यों Q2। हाँ हाँ, ये CS1 इन दोनों से मिलकर बना है, तो इसमें जितना चार्ज है दोनों में उतना ही रहेगा। ऐसे CS2 इन दोनों से मिलकर बना है, तो इस पे जितना चार्ज है इतना इस पे भी रहेगा, ठीक है। एंड देन अब अगर हमें ये V1 निकालना है तो V1 की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, Q1 अपॉन C1। तो Q1 कितना था, 40 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय C1 कितना है हमारे पास में, इट इज 3 माइक्रोफैरेड, एंड द आंसर विल बी 40 अपॉन 3 वोल्ट। ऐसे फिर V2 निकाल लो, इट इज Q2 अपॉन C2। तो ये अगेन 40 माइक्रो coulomb divided by 6 microfarad, and the answer will be 40 upon 6 volt या 20 by 3 volt। समझ गए। अब कौन सा निकाल दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे V3 एंड V4 भी निकाल लेते हैं ना। तो V3 एंड V4 कितना आ जाएगा, देखो अभी V3 is equals to Q2 upon C3, एंड Q2 कितना आया हमारे पास में कैलकुलेशन में, इट इज 120 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय C3 कितना है 9 माइक्रोफैरेड, इट इज 120 अपॉन 9, इट इज अगेन 40 by 3 वोल्ट, ठीक है। और फिर V4 अगर निकालना, इट इज Q2 डिवाइडेड बाय C4, एंड इट इज अगेन 120 माइक्रोकूलम अपॉन 18 माइक्रोफैरेड। तो सॉल्व करने पे 120 अपॉन 18, और 6 3 जा 18 and 6 2 जा 12, तो अगेन इट इज 20 by 3 वोल्ट। समझ गया बेटा। मतलब अगर ये ऐसा होता ना तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आता है। तो आगे ध्यान रखना, जितना V1 रहेगा उतना ही V3 रहेगा, जितना V2 रहेगा उतना ही V4 रहेगा। तो अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया तो एनर्जी का कैलकुलेशन भी निकल जाएगा आपसे, निकलेगा कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाल लिया तो एनर्जी का कैलकुलेशन भी निकल जाएगा ना। हेलो हेलो, समझ गए, समझ गए इसको, कोई डाउट है क्या। नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो।
और जो डीपीपी दिया हुआ मैंने उसके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, अगले पेज पे आते, पेज नंबर 3 पे ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। फिर है इनफाइनाइट लैडर सर्किट। देखो इनफाइनाइट लैडर सर्किट वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, पेज नंबर 3, इनफाइनाइट लैडर सर्किट। ठीक है, इनफाइनाइट लैडर सर्किट कैसे सॉल्व करना है, इनफाइनाइट लैडर सर्किट। इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम लोग। मान लो C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड, C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड एंड C3 इज इक्वल टू अगेन 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, एंड इनफाइनाइट लैडर सर्किट इस तरह से बन रहा बेटा, ये टर्मिनल ए और बी, आपको टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है एंड दिस इज द इनफाइनाइट लैडर सर्किट। ये C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 और ऐसा कहां तक चला गया, ये इनफाइनाइट तक चला गया। इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटी, यहाँ पे ये इनफाइनाइट लैडर सर्किट एक बन गया है ना। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमको निकालनी है, कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटी, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन समझ गए है ना। तो तुम्हें याद होगा मैथ्स में अगर इस तरह का फंक्शन आता है जैसे y इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x अप टू इंफिनिटी, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, याद है कुछ, अगर ऐसा कुछ फंक्शन बन रहा बड़ा पटांग टाइप का है, अगर मैं इतने पोर्शन को पूरे को y मान लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस y लिखा जा सकता है या ना, लिखा जा सकता है कि नहीं, यस सर, है ना। क्योंकि अगर हम इसको रिमूव भी कर दें तब भी तो इनफाइनाइट रहेगा ना, तो हम पूरे टर्म को अगर y मान लिए, इसको हटा भी दिया मैंने तब भी ये y है, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस y बन जाएगा। ऐसे ये जो इनफाइनाइट लैडर सर्किट दिख रहा है, अगर हम इसको यहां से काट भी दें तो भी कोई फर्क पड़ेगा कि सबसे छोटी यूनिट से काटो, यहां से ये सबसे छोटी यूनिट है, अगर हम इस सर्किट को यहां से काट भी दें तो इधर का पूरा आइडेंटिकली वैसे का वैसे ही रिपीट हो रहा है, हाँ या ना, पूरा आइडेंटिकल रिपीट हो रहा है ना, हेलो, पूरा आइडेंटिकली रिपीट हो रहा है ना बेटा, यस सर। है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक एज्यूमशन लेंगे कि सी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी है, सो लेट सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी इज एक्स, हमने एक्स मान लिया, मतलब ये पूरे सर्किट की, ओवरऑल सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटी एक्स है। तो मैं इस सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करता हूं, इट इज C1, फिर यहाँ पे ये B है, ये कौन सा हो गया C3, और ये बीच में कौन सा लगा यहाँ पे C2, और क्योंकि यहां से आपने काट दिया और इधर को आपने पूरे को एक सिंगल x से रिप्लेस कर दिया, एक ही बात है ना, ये पूरे को x मान लिया आपने, लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज x, तो भाई इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी x है तो मैंने x ये लिख दिया यहाँ पे, समझ गए, ध्यान से समझना ये वाली स्टेप। हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट है, सर हमेशा C2 बीच में रहेगा, क्या बेटा, C2 बीच में रहेगा क्या हमेशा? कौन सा वाला C2 बीच में रहेगा क्या, नहीं इस तरह से काटो, अगर मान लो हम यहां से इसको काटते हैं तो पूरा आइडेंटिकल रिपीट थोड़ी हो रहा है, एक सबसे छोटी यूनिट को काट के बाहर निकालना है जिससे पूरा टर्म आपका आइडेंटिकल रिपीट करे, ठीक है। ये मेथड होती है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हाँ बोलो।
सर वो नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि अगर अपन C3 को भी बीच में रख सकते थे ना C2 के प्लेस पे। हाँ, किसी को भी रख लो ना, ये मान लो यहाँ पे ये नहीं भी है तब भी बन जाएगा ना इनफाइनाइट लेटर, तो C3 नहीं रहेगा। हाँ, C2 अगर नहीं है तो फिर इनफाइनाइट नहीं बनेगा ना, क्योंकि अगर इसको तुम गायब कर दोगे तो ये इधर का इनफाइनाइट है, फिर तो निकलेगा ही नहीं फिर तो। क्योंकि अगर आप इनफाइनाइट कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट करते गए 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो फिर उसका सम कितना होगा, है ना, बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है, फिर सीरीज बनेगी, सीरीज को सॉल्व करना। उसका सम भी इन्फिनिटी होगा ना। अगर ऐसे डायरेक्ट सी वाले अपन कनेक्ट कर देते, सिर्फ ये अकेला रहता तो इन्फिनिटी रहता है ना उसका आंसर। इसका आंसर इंफिनिटी, क्योंकि आंसर में क्या करते हैं हम लोग, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C, और ये कितनी बार आया, इनफाइनाइट टाइम्स आया, तो इनफाइनाइट अपॉन C, तो C इक्विवेलेंट विल बी C अपॉन इनफाइनाइट एंड आंसर विल बी 0। समझ गए? हेलो, इनफाइनाइट आना चाहिए था ना, क्या इनफाइनाइट आना चाहिए था ना। क्यों इनफाइनाइट आएगा, सीरीज में कैपेसिटी कम होते जाती है कि नहीं होते जाती, तो यहाँ पे 1/C + 1/C + 1/C + 1/C, तो टोटल कितने इनफाइनाइट टाइम्स ऐड किए तुमने, तो इनफाइनाइट अपॉन C, तो C इक्विवेलेंट क्या बन गया, C अपॉन इनफाइनाइट, कितना आ जाएगा, 0। समझ गया? हाँ सर। समझ गया कि नहीं? तो मैं ये मिटा देता हूं यहाँ पे, तो ये क्लियर हो गया इतना। अब इसको ओपन कर लो आप, तो अगर हम इस सर्किट को यहां से ओपन कर लेते हैं, तो ये टर्मिनल हो गया आपका ए के साथ में कौन सा कनेक्टेड है, C। अभी देखो C2 और X एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड है, यस और नो, ये C2 हो गया और ये X हो गया, और उसके बाद में फिर ये आ गया C3, और कहां पे पहुंच गए आप, B पे पहुंच गए। अब क्वेश्चन पे ये गिवन है ऑलरेडी कि यहां से यहां तक का जो C इक्विवेलेंट है A और B का, ये भी X है, हाँ या ना, A और B का इक्विवेलेंट भी X है, ये भी गिवन है क्वेश्चन पे, लिए हमने अज्यूम किया हुआ है। तो अब हमको ये वाले सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, तो इस सर्किट पे और अगर देखोगे तुम, तो ये दोनों कैसे होगा यहाँ पे, अभी ना हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, ये A C1 की वैल्यू कितनी है, C1 is 1, फिर यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हो गए, मतलब ये हो जाएगा C2 + X, और ये कितना हो जाएगा 2 + X, और फिर ये आ गया C3, और C3 की वैल्यू कितनी बेटा, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड + X, और C3 की वैल्यू अगेन कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड, और ये पॉइंट हो गया आपका B। अब ये एक सिंपल सा सर्किट आपके पास बचा, पूरा रिड्यूस होके, ठीक है, एक सिंपल सा छोटा सा सर्किट बचा रिड्यूस होके। अब इसको सॉल्व कर लो, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट अक्रॉस AB is 1/C1 + 1/C2 + X + 1/C3, तो ये कितना 1/X, ये कितना 1/1, ये कितना 1/2 + X, ये कितना 1/1, तो सॉल्व कर दोगे तो 2 + 1/2 + X, एलसीएम आ जाएगा बेटा 2 + X, तो 2 × 2 + X एंड +1 इज इक्वल्स टू 1/X, और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो तो इट इज 2 + X, और ये हो जाएगा यहाँ पे 4 + 1 5 लिख दो डायरेक्ट, 5 + 2X × X, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, समझ गए इतना? हेलो, समझ गए कि नहीं? सर सेकंड हाँ, स्टेप से बताओ ना डायग्राम से। डायग्राम का सेकंड स्टेप, यस सर। ठीक है, क्वेश्चन का डायग्राम कौन सा तुम्हारा, क्वेश्चन का डायग्राम ये है, स्टेप सीक्वेंस कैसी चल रही है, ये डायग्राम है क्वेश्चन का, फिर क्वेश्चन के डायग्राम के बाद में आप यहाँ पे आए दूसरा, फिर ये हो गया तीसरा, और ये हो गया फोर्थ, और यहाँ से फिर फिफ्थ वाली स्टेप आपकी चालू हो रही है ना। तो क्वेश्चन का डायग्राम ये बना हुआ है आपका, इनफाइनाइट लैडर सर्किट बना हुआ है। तो इनफाइनाइट लैडर सर्किट को सॉल्व करने के तरीके होते हैं, ऐसे मेथड है
है ना, इनफाइनाइट लैडर को सॉल्व करने की मेथड्स। तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको काट के अलग कर दोगे तब भी ये पूरा इनफाइनाइट ही रहेगा। अगर मैं यहाँ से इसको काट भी दूं तब भी तो इनफाइनाइट ही है ना ये। सर वहाँ पे x जो लिखा है वो क्या है? हाँ, x हमने क्या मान लिया है कि ये इनफाइनाइट लैडर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन दोनों के बीच की वो x है, ये एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, हेलो, ठीक है। ओके सर, और थर्ड वाला डायग्राम? हाँ, अब सेकंड वाले डायग्राम में इसको पूरे का आपने x माने थे, पूरे को x ही ले लो यहाँ पे। अब थर्ड वाले डायग्राम में इसको खोल दो, मतलब ये वायर को थोड़ा रीअरेंज करो। तो a को एज इट इज लिखा रहने दो, a टर्मिनल, फिर इसके बाद ये C1 है। अब ये C2 और x कैसे कनेक्टेड, यहाँ पे देखो जरा, C2 और x कैसे कनेक्ट हो रहा है, पैरेलल। पैरेलल। और उसके बाद फिर ये वायर को और इधर ले गए अपन ने, तो ये C3 बना दिए B तक। अभी समझ गया? हेलो, सर फोर्थ वाला भी बताओ। हाँ, फोर्थ वाले में ये दोनों को सम कर दोगे तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, C2 प्लस x हो जाएगा। मतलब C2 की वैल्यू कितनी थी, 2 माइक्रोफैरड, तो 2 माइक्रोफैरड प्लस x वैल्यू भी पुट कर दी, तो थर्ड वाला आ गया। तो थर्ड वाला डायग्राम एक सिंपल सा डायग्राम आ गया जिसमें तीन कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। समझ गए? सर जब जब आपने x लिए तो वहाँ पे बस वो जो पैरेलल में था वो वही क्यों लिए? सीरीज में भी था ना ऊपर साइड में। कहाँ पे ऊपर साइड में? ये सर जो देख, यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसको काट के अलग भी कर दूंगा तब भी ये ए बी रहेगा ना, यहाँ तक का। यहाँ से ए बी बन रहा है, ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बी, है ना। तो ए बी का एक्स मानने में आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटी, समझ गया? सर जो ऊपर नीचे A1 C3 A1 C3 लिखा है आगे वाला वो कहाँ पे गया? ये वाले, यस सर। ये पूरा ही तो फिर पूरा इनफाइनाइट लैडर बनेगा ना। अगर मैं इसको यहाँ से पूरा छुपा देता हूँ इतना, तब भी तो कैसा दिख रहा है ये आपको? अगर मैं इसको यहाँ से पूरा छुपा देता हूँ तब भी तो ए बी पूरा ही दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। अभी समझ गया? हाँ सर, मतलब उसको एक ही बार लेना है। उसको एक ही बार लेना है। ये ऐसा यहाँ से छुपा दिया तो भी तो पूरा वैसा क्वेश्चन वैसा का वैसे ही रिपीट हो रहा तुम्हारा, फिर से हो रहा है कि नहीं, ए बी के फॉर्म पे। यस सर। ये ए बी के फॉर्म में पूरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा तुम्हारा। ठीक है, तो हमने पूरा ए बी का यहाँ पर का इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या मान दिया, एक्स मान दिया। अभी कोई डाउट इस पे? तो ए इक्विवेलेंट को अपन ने x कैसे मान लिया वो एक बार बता। अरे उसको एज्यूम कर लिए, लेट का मतलब क्या होता है, एज्यूम होता है कि नहीं? कुछ भी मान ले, x मान ले, y मान ले, c मान ले, कुछ भी मान ले ना, वो तो सर फाइनल। अपन ने एंडिंग तक का भी तो x कंसीडर किया था। क्या? एंडिंग तक का जो ये अपना कैपेसिटी है वो भी x कंसीडर किया था ना, हाँ, और इसको भी x कंसीडर कर रहे हैं। एंडिंग, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको छोड़ भी दोगे तब भी तो वो इनफाइनाइट ही है ना। अभी वो एक मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन बताया था ना, देखिए यहाँ पे इस तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन बताया था, y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x, और ये कहाँ तक लेगा, हम इंफिनिटी तक। समझ गए? तो ये पूरे टर्म को अगर मैं हटा भी दूं यहाँ पर से तो क्या बन जाएगा, ये पूरे के पूरा y बन जाएगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर। है ना। तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे, ये पूरा जो टर्म है, मतलब ये पूरा जो इनफाइनाइट लैडर है, इसकी पूरे की कैपेसिटी आपने क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया। तो उसको y भी मान सकते थे, y भी मान सकते थे, c भी मान सकते थे, a भी मान सकते हो, b भी मान सकते हो, जो तुम्हारी चॉइस है वो मान लो। ठीक है, जो मतलब इसका जो अंदर जो 2x लिखा है वो अलग है और जो x बाहर लिखा है वो अलग है। कौन सा वाला 2x? जो फाइनल इक्वेशन आया अपना, ये तो उसके बाद 5 + 2x है वो अलग है और x अलग है। अरे उसको छोड़ देना, तो यहाँ पे ये तो हम लोग अब मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तक की स्टेप देख, अभी ये तो आपको सॉल्व करना है। यहाँ तक समझा कि नहीं? हाँ सर। हम अभी इस स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या पहुंच गए हम लोग, C1 C2 प्लस x और C3 कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। तो ये सीरीज को सॉल्व करने का फार्मूला लिखा हूं मैंने, समझ गया? हाँ सर। हाँ, तो अब इक्विवेलेंट कितना माने हमने, a और b के बीच का इक्विवेलेंट x माने, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन x। यहाँ पे C1 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 प्लस x, और ये फिर से 1 अपॉन 1। अभी समझ गया? हेलो,
सर जो सी इक्वल जो कैपिटल एक्स है ना, हाँ और जो सी टू प्लस एक्स स्मॉल एक्स है। नहीं नहीं, दोनों एक सेम ही एक्स है ना बेटा। ये पूरे की कैपेसिटी, चाहे तू ए बी देख ले, मैं अगर यहाँ से इसको मिटा भी दूं, देख हमने ए बी को एक्स माना है, स्मॉल एक्स, ठीक है, समझ गए। अगर मैं इस सर्किट को यहाँ से मिटा भी देता हूँ तब भी तो पूरा की पूरा ही वही है ना, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नो सर। इसलिए तो ये भी एक्स है, और अगर ये यहाँ से इतना जुड़ा हुआ है तब भी एक्स ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। अभी समझा कि नहीं? हाँ सर। ओके, ये C3, तो अगर ये यहाँ से जुड़ा हुआ है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और यहाँ से हटा दे रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक्स ही है, दोनों एक्स है, दोनों स्मॉल एक्स है, अलग अलग नहीं। समझ गया? यस सर। तो ये मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने की, और इस तरह के क्वेश्चन को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे अगर, तो इट इज 1/x, और 2 प्लस कितना बचेगा, 1/2 प्लस x, तो एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस x, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस x प्लस 1, सो 1/x विल बी 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना 2 प्लस x, एंड इट इज 5x प्लस 2x स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ गए? और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए कैसे आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस सर। ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करोगे x की एक वैल्यू आ जाएगी। बताओ क्या क्या वैल्यू आ रही है x की अभी सॉल्व करने पे? x की दो वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इतना स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर -1 प्लस माइनस √2 आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का। ले लिया? ले लिया क्या? यस सर। यस सर। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करते हो, नाउ दिस इज पेज नंबर 4, so you will get two answers here. So x is equals to -4 plus minus under root 16 plus 8 divided by 4, and -4 plus minus कितना आएगा? √24 2√6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो x की दो वैल्यू आ गई बेटा, -4 प्लस 2√6/4, और एक वैल्यू -4 माइनस 2√6/4। कौन सी वाली वैल्यू ले लोगे कैपेसिटी के लिए? ये वाली वैल्यू नहीं लेना, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी नेगेटिव नहीं होगी। समझ गए? कैपेसिटी नेगेटिव नहीं होगी तो ये वाली वैल्यू आप ले लोगे। समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई यहाँ पे। तो इनफाइनाइट लैडर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको इस मेथड से सॉल्व करना है। और ये जो मेथड है ना, ये रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में भी काम में आएगी। ध्यान रखना कि इनफाइनाइट लैडर को कैसे सॉल्व करना, तो ये ट्रिक होती है इनको सॉल्व करने की, या तरीका होता है इनको सॉल्व करने का, ठीक है। सर अब बोलो। सर मैंने ये क्वाड्रेटिक को और सिंपलीफाई किया तो मेरा आंसर अलग आया। क्वाड्रेटिक को सिंपलीफाई करने में कैसे आएगा भाई? मैंने डिवाइड कर दिया इसको क्वाड्रेटिक। 2 कॉमन होता ना। अरे तो यहाँ पे और छोटा कर लेना। तो अब ये तो तुम्हारे ऊपर है, इसको अगर 4 से यहाँ से तो नहीं जाएगा, तो -2 प्लस √6/2 बचेगा एक, ठीक है। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। समझ गया? हेलो, हाँ सर। हाँ आंसर चलेंगे, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी अगले पेज पे जा रहा है, पेज नंबर 5 पे।
सर वो क्वाड्रेटिक में थोड़ा वो सॉल्व करते थोड़ी मिस्टेक हुई है रूट में। कैसे? सर 32 आना चाहिए। अच्छा, हाँ 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 हाँ, बराबर है, ये 2 है ना एक और, सही है। तो -4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 2 जा 16, गुड। तो ये 16 16 रूट 32 और 4 रूट 2 बराबर है। तो ये सॉल्व करने पे आंसर कितना बच रहा है यहाँ पे? इट इज x इज इक्वल टू -1 प्लस √2 और एक आंसर जाएगा -1 माइनस √2। तो कौन सा वाला आंसर लोगे आप? ये वाला आंसर ले लोगे, ये वाला आंसर नहीं लोगे, क्योंकि कैपेसिटी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। समझ गए? समझ गए क्या? हेलो, यस ओके। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी पेज नंबर 5 पे। नेक्स्ट हेडिंग है डाई इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट हेडिंग है डाई इलेक्ट्रिक, पेज नंबर 5। व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं हम लोग, बताओ जरा। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर बेटा। अब इंसुलेटर के एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर है, जैसे वुड, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, रबर माइका, रबर एक्सेट्रा, है ना। रबर और भी जान सकते हो, माइका एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। समझ गए? ये सभी मटेरियल्स को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल। अब डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। सो डाइलेक्ट्रिक्स आर टू टाइप्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। Dielectric are two types, polar dielectric and non-polar dielectric. Polar and non-polar dielectric. ठीक है? Polar dielectric, they have permanent dipole moment in their molecules, या their molecules have permanent dipole moment, या इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है। ठीक है ना? परमानेंट डायपोल मूवमेंट एंड their molecules does not have permanent dipole moment। इनके मॉलिक्यूल पे परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होता, इनके मॉलिक्यूल पे परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है। इन पे परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है, पोलर वाले में परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है, नॉन पोलर वाले में परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होता। ठीक है? जैसे इनके एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें बेटा, जैसे HCl हो गया, H2O हो गया एक्सेट्रा, और इनके अगर एग्जांपल्स हम लोग देखें, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2Cl2 एक्सेट्रा। तो जैसे अगर हम लोग HCl मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं, तो HCl मॉलिक्यूल में देखो परमानेंट डायपोल मूवमेंट कैसे आ जाता है। इस पे मैंने शुरुआत में बताया था, इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके कारण अगर हम लोग इसके पूरे मॉलिक्यूल को देखें तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह का आपको ऑब्जर्व होगा। ये इसका साइज बड़ा है,
और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, इस पे प्लस, और ये कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, एंड दैट इज व्हाई इट हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। इसके मॉलिक्यूल पे क्या आ गया, यहाँ पे परमानेंट डायपोल मोमेंट आ गया, ठीक है, परमानेंट डायपोल मोमेंट। और अगर ओवरऑल आप पूरा बल्क मैटर देखते हो, जैसे मान लो यहाँ पे आपने पूरा HCl का मैटर ले लिया, H2O ले लिए, तो इसके जो डायपोल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये रैंडमली अरेंज होते हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली अरेंज होते हैं, और इसके कारण इनका नेट डायपोल मोमेंट कैसा होता है, इस पूरे बल्क मटेरियल का जो नेट डायपोल मोमेंट है ये 0 है। दिस इज द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है। अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर में क्योंकि प्लस और माइनस वाले चार्ज की सिमेट्री कोइंसाइड होती है ना, प्लस और माइनस की जो चार्ज सिमेट्री है वो कोइंसाइड होती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल कोई लें तो इस पे प्लस और माइनस वाला चार्ज कोइंसाइड रहता है, और अगर हम यहाँ पे पूरे बल्क मैटर की बात करें इसमें भी, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी रैंडमली अरेंज हैं, लेकिन इनमें प्लस और माइनस जो चार्ज है ना वो एक साथ ही कोइंसाइड होने के कारण इस पे परमानेंट डायपोल मोमेंट इनका भी 0 होता है, नेट डायपोल मोमेंट इनका भी 0, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ मैटर, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ मटेरियल इनका भी 0 होता है, और इनका सिंगल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट भी 0 है, और लेकिन इनका सिंगल मोमेंट का डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, इनका सिंगल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 है, इसलिए नॉन पोलर और ये पोलर। लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इनको रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इनको प्लेस करते हैं तो फिर दोनों का बिहेवियर सेम होता है, ध्यान रखना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखने पे अब इनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है और फिर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे अफेक्ट करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ बोलो। अभी सर आपने लास्ट में क्या बोले? मैंने ये बोला बेटा कि जब हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा उसका इफेक्ट, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे इसमें क्या इफेक्ट होता है। तो पोलर और नॉन पोलर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना तो दोनों का बिहेवियर सेम होता है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अपने अंदर रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं वो हम लोग अब डायग्राम से देखेंगे अगले पेज पे, ठीक है। हेलो। यस सर। सर ये हाँ। जो आपने डायग्राम बनाया HCl का, हाँ वहाँ पे माइनस चार्ज का साइड इस मास की वजह से बढ़ा है ना Cl के? हाँ, वो मैंने डायग्राम इसलिए ऐसा बना दिया क्योंकि क्लोरीन का जो एटम का साइज वो ज्यादा बड़ा होता है और हाइड्रोजन का छोटा होता है, मैंने ऐसे बनाया। बट हम लोग सिंबॉलिकली अभी इस तरह से अजीबोगरीब शेप नहीं बनाएंगे, ऐसे वाले बना देंगे, ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। तो और एक बार बता सकते हैं, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। क्या बेटा? तो मेरा नेटवर्क चला गया था। मैंने ये बोला यहाँ पे, ये समझ गया पोलर और नॉन पोलर? तो उस वक्त चला गया था। यहाँ से भी चला गया था। डाइलेक्ट्रिक समझ गया क्या होता है? हाँ सर। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, और जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है, जैसे HCl है, H2 है, एक्सेट्रा, है ना। एंड नॉन पोलर में परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होता, है ना। नेट डायपोल मूवमेंट इनके मॉलिक्यूल पे 0 होता है, पूरे बल्क मैटर पे भी 0 रहता है जब एक्सटर्नल फील्ड पे नहीं रखे अपन के पास। मान लो जैसे ये बुक है, ये भी इंसुलेटर है, तो इसके हर एक मॉलिक्यूल का जो नेट डायपोल मूवमेंट है, अगर मान लो ये किसी मटेरियल की बनी हुई है जैसे कागज की, तो कागज में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं, हम लोग बस इस तरह के टर्म्स देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे CO2 हो गया, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल वाले, है ना, समझ गए कि नहीं, जैसे H2 है, HCl वाले। तो HCl में देखो, ये मैंने पहले ही बताया था तुमको जब हम लोग डायपोल मूवमेंट पढ़ रहे थे कि भाई नेचर में कैसे डायपोल मूवमेंट मिलता है ना। वाटर का भी बताया था मैंने, HCl का भी बताया था कि डायपोल मूवमेंट क्या होता है या डायपोल क्या होता है, कैसे बनता है ये,
समझ गया? हाँ सर। हाँ, तो अभी जैसे ये पूरा आपने बल्क मैटर ले लिया HCl का या H2O का, तो ओवरऑल जो नेट डायपोल मूवमेंट है पूरे मटेरियल का वो कितना है यहाँ पे? 0। समझ गए? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे आते हैं हम लोग अभी। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं तो क्या होता है ना? When they are placed in external electric field, जब इन डायपोल्स को सॉरी इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं तो क्या होता है? नाउ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका बिहेवियर कैसा होता है? तो हम लोग एक सिंगल डायपोल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल इस तरह से है, इस पे ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, और ये क्या है यहाँ पे? दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायपोल मूवमेंट इस तरह से, इसका एक का डायपोल मूवमेंट ये है, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का? थीटा डिग्री का। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इस पे टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? और टॉर्क कैसा लगेगा? यहाँ पे अगर आपको पता है ना टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, या इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा PE साइन थीटा। और ये जो टॉर्क लगेगा इस पे, ये टॉर्क कैसा लगेगा? इसके सेंटर ऑफ मास पे क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज लगने के कारण ये जो डायपोल है ये कैसा अलाइन हो जाएगा? दिस डायपोल इज अलाइन इन दिस डायरेक्शन। ऐसा अलाइन हो जाएगा कि नहीं होगा? यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा? यहाँ पे नेगेटिव, और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज। और ये डायपोल आपका ऐसा अलाइन हो जाएगा, किसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा? एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में ऐसा अलाइन हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? हेलो, ये ऐसा अलाइन हो जाएगा ना? हाँ या ना? हेलो, अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? यस सर। तो अगर हम यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल देखा मैंने, अगर मैं ये पूरा बल्क मटेरियल ले लूं तो ये पूरा बल्क मटेरियल कैसा अलाइन हो जाएगा? जैसे ये यहाँ पे हमने पूरा बल्क मटेरियल लिए, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है? तो पूरा बल्क मटेरियल इस तरह से अलाइन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा फील्ड के डायरेक्शन में, ये ऐसा अरेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा अरेंज हो जाएगा ये पूरा, सारे के सारे मॉलिक्यूल। हाँ या ना? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये कहां पे रख दी हमने? कि एक्सटर्नल फील्ड पे जब हमने रखा तो ये इस तरह से अरेंज हो गया उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स। समझ गया बेटा? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, सारे की सारे हेलो बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गए। है ना, ये इस तरह से अरेंज हो गए, सारे के सारे अरेंज हो गए। क्यों अरेंज हो गए? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो हर एक पे टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क इनको इस तरह से अरेंज कर देगा। तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बन रहा है, ये वाली साइड एक प्रकार से नेगेटिव प्लेट बन गई और ये वाली साइड एक प्रकार से पॉजिटिव प्लेट बन गई। यहाँ पे दिस साइड इज जस्ट लाइक अ नेगेटिव प्लेट एंड दिस साइड इज जस्ट लाइक अ पॉजिटिव प्लेट। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना जरा, फिर आगे बताता हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो।
अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी आ रही है ना, ये इस तरह की, ये पोलर वाले भी शो करते हैं और नॉन पोलर वाले भी शो करते हैं। मतलब एक्सटर्नल फील्ड में दोनों का बिहेवियर एक जैसा रहता है, चाहे वो पोलर वाले हो या नॉन पोलर वाले हो, दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है एक्सटर्नल फील्ड पे। समझ गए? क्योंकि नॉन पोलर वाले हैं तो उनमें भी चार्ज डिवाइड हो जाएंगे, प्लस वाला इधर पे चला जाएगा, फील्ड के अपोजिट चला जाएगा, सॉरी प्लस वाला फील्ड के डायरेक्शन पे जाएगा और माइनस वाला फील्ड के अपोजिट जाएगा, है ना। और ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बनेगा, वेदर दे आर पोलर और नॉन पोलर। इसलिए मैंने फिर यहाँ पे सिर्फ डाइलेक्ट्रिक को लेके बताया। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? दिस इज मॉलिक्यूल इन एक्सटर्नल फील्ड, और ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन एक्सटर्नल फील्ड। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अगले पेज पे जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। अब इसके कारण डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट होता है, तो जब हमने पूरे मटेरियल को इसके अंदर रख दिया एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है, ये पूरा बल्क मटेरियल है एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, है ना, ये एक्सटर्नल फील्ड है यहाँ पे इस तरह से। दिस इज एक्सटर्नल फील्ड एंड इट इज इक्वल्स टू E नॉट, और ये एक प्रकार से यहाँ पर ये प्लेट बन गई यहाँ पे, इट इज नेगेटिव चार्ज प्लेट एंड दिस साइड इट इज पॉजिटिव चार्ज प्लेट। ये ऐसा बन गया यहाँ पे, इस तरह से फॉर्मेशन हो गया एक प्रकार से। और इसके कारण यहाँ पे अगर अंदर देखोगे तो दो फील्ड बन रही है। एक फील्ड ये वाली आ रही है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस फील्ड, और एक फील्ड ये वाली है E नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ये नेट फील्ड आ जाएगी, दिस इज द नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये इंड्यूस फील्ड है। ये किसके कारण इंड्यूस फील्ड आई? यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कारण इंड्यूस फील्ड आ गई, और ये बाहर वाली फील्ड थी, तो नेट फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर रिड्यूस हो जाती है। तो ये काम करते हैं डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक काम करने लगते हैं यहाँ पे। दिस इज पेज नंबर 7। तो यहाँ पे ये क्या काम करने लगते हैं यहाँ पे? सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इज रिड्यूस्ड, और अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इट इज इन वेक्टर फॉर्म। अगर देखोगे तो ये E नॉट प्लस E इंड्यूस, और अगर इसका मैग्नीट्यूड देखोगे इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इट इज गिवन बाय E एंड इट इज E नॉट माइनस E इंड्यूस। व्हाट इज E इंड्यूस हियर? E इंड्यूस मतलब इट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, अगर ये कंडक्टर होता, ये कंडक्टर अगर होता, तो कंडक्टर के अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर होती। कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, नोट में, इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। तो कंडक्टर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, और इसलिए वो रिजल्टेंट कितना बनता, वहां पे 0 बनता। लेकिन इंसुलेटर पे नहीं बनता। इंसुलेटर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक आपने रखे, तो यहाँ पे ये इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये मान लो सिग्मा माइनस और ये सिग्मा प्लस है यहाँ पे, तो सिग्मा माइनस का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सिग्मा प्लस का मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी,
है ना। और एक प्रकार से ये यहाँ पे दो प्लेट बन गई, इधर पे नेगेटिव प्लेट बन गई और इधर पे पॉजिटिव प्लेट बन गई, इसके कारण एक अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई यहाँ पे। समझ गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट है क्या? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है क्या? जल्दी बोलो। सर हाँ, सर राइट हैंड साइड की सेकंड स्टेप से एक और बार बताओ ना। राइट हैंड साइड की सेकंड स्टेप देख। डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो फील्ड हैं, एक कौन सी वाली फील्ड है? बाहर की है। समझ गया? एक बाहर वाली फील्ड है ना, यस सर। और एक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर खुद ही बन गई, जनरेट हो गई, इंड्यूस हो गई। किसके कारण? उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो रीअरेंज हुए, और रीअरेंज होने के कारण इस तरह से रीअरेंज हुए कि वो भी अंदर अपनी खुद की फील्ड भी डेवलप कर रहा है। और वो फील्ड कैसी डेवलप करते हैं? एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करते हैं। ठीक है, समझ गया? यस सर। इसलिए सर नीचे में माइनस हो गया क्या? हाँ, इसलिए माइनस हो गया क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन तो जो है वो है ही, लेकिन इंड्यूस फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो गया? उसके अपोजिट हो गया। समझ गया? यस सर समझ गया। हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? तो अब यहाँ पे मैं एक और टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, पोलराइजेशन वेक्टर। देखो पोलराइजेशन वेक्टर क्या है यहाँ पे, पेज नंबर 8। पोलराइजेशन वेक्टर, it is denoted by P. Polarization vector is net dipole moment per unit volume. So it is net dipole moment per unit volume, इसको बोला जाता बेटा पोलराइजेशन वेक्टर। तो यहाँ पे नेट डायपोल मूवमेंट किसके बराबर आएगा? Q इंटू लेंथ के बराबर। मान लो यहां से यहां तक की लेंथ L है, और ये इस पे जो चार्ज आ रहा है वो Q आ रहा है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये जो टोटल चार्ज है वो सिग्मा इंटू एरिया, और ये लेंथ, और वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ। तो ये किसके बराबर आ गया यहाँ पे? इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है, और इसके कारण इसकी यूनिट क्या आएगी? कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट रहेगी। मान लो ये वाली फेस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, और ये वाली पूरी फेस पे प्लस क्यू चार्ज है, और ये वाली फेस पे पूरा की पूरा माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है? यहाँ पे एल डिस्टेंस आ रहा है। तो जो नेट डायपोल मूवमेंट है उसको आप क्यू इंटू एल लिख दोगे, चार्ज इंटू डिस्टेंस। और चार्ज किसके बराबर हो गया? सिग्मा इंटू एरिया के बराबर हो गया, और वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, तो वो टर्म आपका कैंसिल हो गया। तो डायपोल मूवमेंट जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो किसके बराबर है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर, या इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर है। सिग्मा आई एन डी इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पोलराइजेशन वेक्टर इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। समझ गए? हेलो, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ये पोलराइजेशन वेक्टर, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कोई डाउट है क्या इस पे? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। डन सर। अभी जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको देखते हैं हम लोग। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैसे लिखेंगे? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को, पेज नंबर 9। नाउ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड,
since E net inside the dielectric will be E naught minus E induced, और E net किसके बराबर आएगा? E naught upon K is equals to E naught minus E induced. So induced electric field किसके बराबर आ जाएगी? ये induced electric field है ना, तो E induced will be E naught minus E naught upon K. E naught को बाहर निकाल दो, 1 minus 1 upon K. तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल्स टू E नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K. अच्छा K बताओगे क्या है यहाँ पे? ये K कौन सा फैक्टर है? यस, इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो K इज हियर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. अच्छा ये E नेट का फार्मूला में मैंने K से क्यों डिवाइड कर दिया, कोई बताएगा क्या? E नेट के फार्मूले में मैंने K से क्यों डिवाइड कर दिया? क्या थे? मीडियम पे, एयर पे और मीडियम के लिए ये जो टर्म आप लोग लिखते हो, जैसे एयर के लिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर में जो कांस्टेंट आता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन आता है ना, और ई मीडियम पे जो कांस्टेंट आता है वो कौन सा होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना? के. आता है कि नहीं फैक्टर? हेलो, समझ गए कि नहीं? तो जब Yes, भी sir. हम लोग मीडियम के लिए लिखते हैं तो एयर डिवाइडेड बाय एयर, मीडियम में फील्ड डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं हम लोग? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं. इसलिए मैंने ये यहाँ पे सीधा सीधा इतना लिख दिया है. ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. तो ये डायरेक्ट है ये रिजल्ट. तो ये दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक. तो ये इंड्यूस्ड फील्ड का फार्मूला है. हाँ बोलो. ये सर ई नॉट वैक्यूम में है ना? हाँ, ई नॉट वैक्यूम पे है, एयर पे है ना, ये बाहर वाली, ये बाहर का मीडियम हो गया आपका एयर, ई नॉट वाला, और ये क्या बन गया यहाँ पे? मीडियम हो गया. तो मीडियम के अंदर वैसे भी जो फील्ड लिखते हो आप, ई नॉट अपॉन क्या लिखते हो? के लिखते हो. समझ गए? हेलो, ओके. स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का. आज के लिए इतना ही, बाकी